हाय एवरीवन, वेलकम टू एएसवी नॉलेज सेंटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस वीडियो में आपको रियल नंबर्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको दूर किया जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और फिर इसका जो है आंसर दिया जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये टोटल आता है आपका 6 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 6 में से 6 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाएंगे। वो आप आसानी से बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में रियल नंबर्स का एक सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है और हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, उसको बताइए, उसको फिर अगले वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से मैंने सारा क्वेश्चन जो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर करे हमने। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए। और साथ ही साथ अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। राइट, तो हमें एचसीएफ बताना और एलसीएम बताना है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। राइट, सपोज मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। सपोज मैं कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास 6 है और 4 है। राइट, ये हमारे पास दो नंबर हैं। अगर हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ पता करना है और एलसीएम पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, ओरली कैसे पता करेंगे? तो अगर मुझे सबसे पहले मुझे एचसीएफ पता करना है, क्या पता करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और मैक्सिमम हो। जैसे 1 भी कर सकता है दोनों को डिवाइड, 1 जो है 6 को भी करेगा, 4 को भी करेगा। 2 भी कर लेगा, 2 भी 6 को कर लेगा डिवाइड और 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स मिले 1 और 2 जो 6 और 4 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 2। तो 2 जो है ये बन जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, ये 1 एचसीएफ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से 2 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ। सिमिलरली अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम पता करना है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर मुझे एलसीएम पता करना है 6 और 4 का, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? एलसीएम का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो जो साथ में जो छोटा भी हो और इन दोनों से डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है? देखो 12 हो जाएगा, 12 जो है इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और 18 नहीं होगा। हाँ 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी और 4 से भी। और 36 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी और 4 से भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लीस्ट ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कौन इन सब में से? 12। तो 12 जो हो जाएगा इन दोनों क्या हो जाएगा? एलसीएम। यानी कि 6 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 और 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर हमें एचसीएफ पता करना है तो हम वो नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और साथ में हाईएस्ट हो। राइट, तो उसको कहेंगे एचसीएफ। और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए और साथ में छोटा भी हो। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 क्या हो जाएगा?
LCM हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है तो बाय द वे ये जो नंबर 6 और 4 हमने लिया है ये दो छोटे नंबर है, तो इनका SCF और LCM ओरली फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 10, 15 जो नंबर छोटे होते हैं, मान लीजिए 25, 25 तक है, 30 तक है, या कुछ नंबर्स हैं जिनको आप गेस कर सकते हो ओरली। मतलब सिंपल आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, साथ में मैक्सिमम हो, तो उसको SCF कहेंगे। और अगर ऐसा नंबर ढूंढते हैं आप जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है और साथ में छोटा है, तो वो कहलाएगा LCM। तो इस तरीके से हम ओरली पता कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बड़े हैं तो उस केस में ओरली पता करना मुश्किल हो पाता है, यानी कि उस केस में पता करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या मुश्किल होता है ओरली पता करना। लेकिन उसके लिए हमारे पास सम मेथड्स हैं जिनके जिनके हेल्प से वी कैन फाइंड SCF एंड LCF ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर, चाहे जितने भी नंबर्स दिए गए हों, उन सभी नंबर्स का हम SCF और LCM उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज हमें SCF बताना है, LCM बताना है, किसका 72 का बताना है और किसका 120, यानी कि 72 और 120 का हमें SCF और LCM बताना है। तो SCF और LCM बताने के लिए हम सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? 72 का। तो 72 यहाँ लिखेंगे और हम इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे ताकि ये छोटा हो जाए। तो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको 2 से। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा 36 बार में। फिर अगेन 36 डिवाइड होगा 2 से 18 बार में। अगेन 18 डिवाइड होगा 2 से 9 बार में। अगेन 9 डिवाइड होगा 3 से 3 बार में। अगेन 3 डिवाइड, अगेन इस 3 से हम इस 3 को डिवाइड कर लेंगे 1 बार में, राइट। सिमिलरली अगर हम फैक्टराइज करेंगे इसको 120 को, तो 120 यहाँ लिखेंगे। 120 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 60 बार में डिवाइड जाएगा, और 2 से अगेन काटेंगे तो ये 30 बार में कटेगा, और 2 से अगेन अगेन ये कटेगा 15 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से हमने ये 5 बार में कट जाएगा। और फिर अब ये 5 कटेगा किससे? 5 से 1 बार में। जब 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। नाउ नाउ हमारे पास क्या मिला? नाउ वी हैव 72 को हम लिख सकते हैं। 72 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 जो है कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 2 जो है हमारे पास कितनी बार आया है? 3 बार आया है। और जो है 3 कितनी बार आया? 2 बार आया है। 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम 120 का नोट करेंगे। 120 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हमें बताना है HCF। क्या बताना है? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो HCF हम पता करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे ना, कॉमन नंबर जोड़ेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है ये जो 2 है, ये 2 दोनों में है, राइट। ये वाला 2 भी दोनों में है, तो इसको अभी कॉमन करेंगे। ये 2 दोनों में है तो इसको भी निकाल लेंगे। और ये 3 दोनों में है, इसके अलावा दोनों में कॉमन नहीं है। ये 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। ये 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो SCF हुआ वो कॉमन नंबर्स को हम नोट कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये होता है कि कॉमन नंबर्स के जो पेयर में है उनमें से किसी एक को ही नोट करते हैं। तो हम इस कॉमन में से हम 2 निकाल लेंगे, फिर इस कॉमन में से 2 निकाल लेंगे, फिर इस कॉमन में से 2 निकाल लेंगे, और तो कोई और ये 3, ये जो कॉमन है 3, इसमें से हम 3 निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24, यानी कि SCF हमारे पास कितना आ गया? 24। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द LCM, ठीक है। LCM कैसे पता करेंगे?
ध्यान से देखते हैं। एलसीएम को पता करने का हमारे पास तरीका ये है कि अगर हम एलसीएम पता कर रहे हैं तो एलसीएम में हम वो नंबर्स लिखेंगे जो कॉमन तो हैं उनको भी नोट करेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी नोट कर लेंगे। जैसे ये जो 2 और 3 था ये सभी कॉमन था दोनों में, तो इनको नोट कर लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 ये तो कॉमन नंबर से, जो कॉमन नहीं है उनको भी नोट कर लेंगे। तो कॉमन कौन कौन नहीं है? 3 भी कॉमन नहीं है तो एक बार 3 नोट कर लेंगे, और 5 भी है कॉमन नहीं है तो इसको नोट कर लेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 180, फिर 2 ज़ा 360। तो इस तरीके से जो हमारा एचसीएफ कितना है 24 आया है और एलसीएम कितना है 360। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एचसीएफ में आपको वही नंबर ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन है और दोनों में से सिर्फ एक को ही नोट करना है, राइट। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, वो नंबर्स जो कॉमन है उनको तो नोट करेंगे और साथ में जो बच गए नंबर है यानी कि जो दोनों में नहीं है उनको भी नोट कर लेंगे और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उस केस में हमें जो मिलेगा वो उसको कहेंगे एलसीएम। तो इस तरीके से 72 और 120 का जो एलसीएम हमारे पास आया है वो 360 आया है और 72 120 का जो एचसीएफ आया है वो कितना है 24। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ let us move to the next question. Write the HCF of the smallest composite number and smallest prime number। यानी कि हमें HCF बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। कैसे पता कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, या पहले ये समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पर, पहले हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं। देखो जैसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और एक होता है प्राइम नंबर, या पहले हम यहाँ लिखते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स में तो हमारे पास होता है जैसे 2, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और साथ में 11 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 2 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 होगा और एक 2 होगा, और 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 3 का एक 1 होगा और 3 होगा। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जैसे थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो 2 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकते हैं डिवाइड और 2 कर सकता है डिवाइड। 3 को कौन कर सकता है? 1 कर सकता है, 3 कर सकता है,
5 को कौन कौन डिवाइड कर लेगा, 1 कर लेगा और 5 कर लेगा डिवाइड। तो ऐसे नंबर जिनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो 2 है, 3 है, 5 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली 7 भी है, 7 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 7। तो लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछा 9, क्या 9 एक प्राइम नंबर है, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका रीज़न क्या है, तो 9 को 1 भी डिवाइड कर लेगा और 3 भी डिवाइड कर देगा और साथ में 9 भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से 9 को डिवाइड करने वाले 3 लोग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दो से ज़्यादा, अगर 2 लोग हैं सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, राइट। इनकी अगर कोई भी नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं तो उसको कहेंगे हम प्राइम नंबर, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 9 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 9 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली अगर हम 4 को देखें, 4, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 4 को 1 भी डिवाइड कर लेगा, 4 को 2 भी डिवाइड कर लेगा और 4 को 4 भी डिवाइड कर लेगा। इनकी जो 4 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 4 के हमारे पास कितने फैक्टर्स मिले, 4 के 3 फैक्टर मिले हैं, 1, 2 और 4। तो अगर किसी भी नंबर के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। I hope you have understand this. So with this, with the help of this concept कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी कंपोजिट, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, 13, 17 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4 से, 4 एक कंपोजिट नंबर होगा और 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। तो मतलब इस तरीके से कि कंपोजिट नंबर ये सभी 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी कंपोजिट नंबर हैं, और ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दीज आर द प्राइम नंबर्स। और अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors, right? And composite number are those numbers which have more than two factors. So इस तरीके से हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को की डेफिनेशन होती है। अब हमें बताना है कि राइट द एचसीएफ, हमें एचसीएफ बताना है किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, राइट। तब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कितना है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है, राइट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2 एंड smallest composite number is 4 and smallest prime number is 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ लिखेंगे हम, आई विल राइट हियर यहाँ पे हम कि स्मॉलेस्ट, यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, अभी बताया गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है कितना, 2। 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो अब इन दोनों का हमको बताना है एचसीएफ, राइट। तो हमें बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ अभी मैंने बताया कि एस हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 4 को फैक्टराइजेशन होगा 2, 2 जा 4 और 2 से कट जाएगा 1 बार में, राइट। सिमिलरली इस 2 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2, 2 से कट जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास यहाँ पे मिला कि जो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, राइट, और हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, राइट। तो ये जो दो नंबर हैं, तो अब हम अगर हमें बताना है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो, राइट, मतलब ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा फैक्टर कॉमन है, ये 2, 2 जो है दोनों में है, ये 2 क्या है, दोनों में है। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। हमें बताया कि पेयर में से किसी एक को ही लिखते हैं,
ये 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम यही वाला लेंगे, ये पेयर। इस पेयर में से जो है किसी एक को नोट कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। पेयर में से किसी एक को ही नोट करते हैं, तो इस तरीके से HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ अच्छा, इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। इफ x एंड y आर द प्राइम नंबर्स देन फाइंड द एलसीएम ऑफ a कॉमा b। राइट, मतलब सोल्यूशन में ये हम लिख लेंगे कि हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर क्या है, a को दिया गया, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। राइट, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। b कितना दिया गया है, b आपके पास दिया गया है एक्स वाई क्यूब। राइट, तो आप इसको अगर थोड़ा समझना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम बताना है एलसीएम बताना है। राइट, क्या बताना है, एलसीएम। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स 3 बार है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार लिख लिया। वाई 2 बार है तो वाई इंटू वाई लिख लेते हैं। यहाँ यहाँ जो एक्स जो है 1 बार है तो एक्स 1 बार लिखेंगे, वाई 3 बार है तो वाई इंटू वाई लिख लेंगे। राइट, अब हमें बताना है एलसीएम। एलसीएम बताना है किसका, एलसीएम ऑफ ए कामा बी, यानी इन दो नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम बताने के लिए हमने बताया एलसीएम में जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनको नोट करते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी नोट करते हैं। तो ये तो कॉमन है एक्स। राइट, इसमें से एक नोट कर लेंगे एक्स, और इन और कोई नहीं कॉमन है। और यहाँ एक्स है लेकिन इसमें नहीं है, ये एक्स है इसमें नहीं है, ये वाई है, वाई कॉमन है तो वाई पहले कॉमन रहता है। ये वाई इसमें है, इसमें भी है, दोनों में वाई है, और ये एक वाई इसमें भी है और एक वाई इसमें भी है। राइट, तो अब तरीके से हमारे पास कॉमन क्या क्या मिले, हमारे पास एक्स कॉमन है, एक वाई कॉमन है और फिर एक वाई कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उनको भी नोट कर लेंगे। कॉमन और क्या नहीं है, एक्स यहाँ है और यहाँ एक्स, तो एक्स को भी 2 बार नोट कर लेंगे, और साथ में यहाँ वाई एक बचा है तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो एक्स यहाँ कितनी बार है, एक्स 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 3 बार है तो एक्स क्यूब लिख लेंगे। वाई कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एलसीएम आया है ए कामा बी का, तो वो कितना आ गया है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में, मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 2 मार्क्स, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल बी एबल टू गेट 3 मार्क्स। राइट, so now let us move to the next question and we have the question here। ठीक है, कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 140 एंड 210। राइट, इसको बताना है। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 140 एंड 210। इसमें 3 नंबर्स आ गए हैं। राइट, तो हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ पता करना है। कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 180 का, तो यहाँ 180 लिखूँगा। 180 पर 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 बार में कटेगा। अब ये 3 से कटेगा 15 बार में। अब ये 15 कटेगा 3 से कितनी बार में, 5 बार में। और अगर अब ये 5 कटेगा 5 बार में, 1 बार में मतलब। नेक्स्ट हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमें मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। राइट, नाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। 140 का भी कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओह, 140 का करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 140। तो 140 करेंगे तो पहले 2 से कटेगा ये 7 बार 70 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 35 बार में,
फिर ये अब ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 कटेगा 7 बार में, और फिर 7 कटेगा 7 से 1 बार में। सिमिलरली अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगेन किसका, हमारे पास 210 है, तो हम 210 का भी करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ लिखते हैं 210 करेंगे तो हमें 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 105 बार में। अगेन ये 3 से कट जाएगा 35 बार में। अभी 35 कटेगा सिर्फ 5 से 7 बार में, और 7 कटेगा 7 से 1 बार में। अगर इतना क्लियर है, इफ दिस इज क्लियर, तो नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हमें क्या बताना है, एस सी एफ बताना है, राइट, एस सी एफ बताना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो एस सी हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, एक सेकेंड, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 180 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, राइट। तो 2 × 2 × 5 × 7, ये किसको लिखेंगे, 140 को। सिमिलरली हमारे पास कौन सा नंबर था, 210, 210 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब हमें बताना है एच सी एफ, तो यहाँ लिखेंगे एच सी एफ ऑफ कितने का, 180, 140, 210, इन सब का हमको बताना है एच सी एफ। तो हमें पता है एच सी एफ, हम ये एच सी एफ पता करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका ये है कि उन नंबर्स को ढूंढते हैं जो नंबर सभी में कॉमन है, राइट। जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, राइट। तो हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 जो है सब में है, ये 2 जो है सब में है, तो इसको मैं बल्कि सर्कल ही करता हूँ समझने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 इस सब में है, तो इस 2 को हम एक पर लिख लेंगे। और कौन है, और ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नोट नहीं करेंगे इस 2 को। और 3 को देखते हैं, 3 इसमें है लेकिन बीच वाले नहीं है, इसमें भी 3 है, तो इनको भी नहीं नोट करेंगे। और क्या है, और 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, मतलब और अगला 5 कॉमन है, 5 सब में है, तो 5 को भी हम नोट कर लेंगे एक बार, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब एच सी एफ जब भी हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो सभी में कॉमन है, ठीक है, जो सभी में कॉमन है उन्हीं को ढूंढेंगे, राइट। उनमें से हम एक नंबर को लिखते जाएंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एच सी एफ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर and 50 सेंटीमीटर respectively. Find the length of the longest rod that can measure the 3 dimensions of the room exactly. चलो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई रूम है, उस रूम का लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है और हाइट दिया गया है। देखो ये जो चीज़ है, ये लेंथ दिया गया है और ये ब्रेड्थ दिया गया है और ये हाइट दिया गया है। क्योंकि अगर कोई भी रूम होता है उसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। तो रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है, और हमसे ये पूछा है कि आप एक ऐसे रॉड की लेंथ को बताइए ताकि उस रॉड से जो है हम इन सभी जो लेंथ है, ये ब्रेड्थ और हाइट है, इनको हम मेज़र कर सकें, ठीक है। तो ऐसे केस में से पता करना होता है एस सी एफ। जब भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वर्ड आ जाए तो हमें वहाँ पर एस सी एफ ही पता करना होता है।
तो हम यहाँ पर लेंथ पर लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में, लेंथ को हम एल से नोट करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लेंथ को एल से नोट करते हैं। एल हमारे पास दिया गया कितना, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास दिया गया है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में क्या लिख पाएंगे, क्योंकि 8 मीटर को हम लिख सकते हैं 800 मीटर, 800 मीटर सॉरी 8 मीटर को लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर पहले से है, तो हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगला देखो, अगला हमारा ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ हमारा दिया गया है 6 मीटर 6 मीटर, एक सेकेंड, और 6 मीटर और कितना 75 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 675 सेंटीमीटर। और अगला हमारे पास दिया गया है हाइट, जो दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कितना हाइट है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में पूरे को, तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। राइट। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, तो देखो मैं बताता हूँ। चूँकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास 8 मीटर है, तो 8 मीटर में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर या 800 सेंटीमीटर। तो 800 सेंटीमीटर ये हो गया, और ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 75 cm, तो हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही है, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर अलग से है, तो 450 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब हमें बताना है SCF, या ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ या जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SCF। यानी कि SCF जो निकाल लेंगे इसका, वही जो होगा उस लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ होगा। तो SCF हम कैसे पता कर लेंगे, तो इसके लिए हम फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। यहाँ कर दे रहा हूँ 825, सॉरी 825 पहला है 825, इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे 825 का फैक्टराइजेशन हमें करना होगा। तो 825 पहले कटेगा ये, टू से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना, 3 2 जा 6, और 2 बचा है तो ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। अब ये अगेन, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा सिर्फ 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 से कटेगा 11 बार में, और फिर अब ये 11 से कटेगा डायरेक्टली, 11 से कटेगा ये 1 बार में। राइट। यानी कि 825 का जो है फैक्टर मिला 355 इंटू 11। राइट। तो और अभी हमें इसका भी फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ ठीक है। हमारे पास कौन है, 675, 675, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले ये काटेंगे हम
7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, और ये 3 2 जा 6 अगेन, और 3 5 जा 15, 225 को ये। अब 2 से, अब ये 3 से कटेगा अगेन, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब ये सीधा कटेगा। अब ये सीधा कटेगा किससे, अब ये कटेगा सीधा 3 से कटेगा, 3 से फिर कटेगा 25 टाइम्स, अब ये कटेगा 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक, नाउ अब अगेन हमारे पास एक और हाइट दिया गया था यहाँ पे 450, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 450 का, राइट। 450 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 2 2 जा 4, और ये 225 बार में कट जाएगा। अगेन ये 3 से कटेगा, ये 3 7 जा 21, और 3 और 3 5 जा 15, अभी कटेगा फिर 3 से कटेगा 25 बार में, और अगेन 25 कटेगा फिर 5 से 5 बार में, और 5 कटेगा 5 से 1 बार में, राइट। तो हमें बताना है HCF, क्या बताना है, HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स 825, 675, 450, इनका HCF बता लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये कह सकते हैं कि कितना मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसमें है, उन्हीं को नोट कर लेंगे। देखो ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 को नहीं नोट करेंगे। 3 एक यहाँ पर है, और एक 3 यहाँ पर है, और एक 3 यहाँ पर है, तो 3 को एक बार नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई। आप देखते हैं कौन है, 3 इसमें है, एक सेकेंड, अब ये 3 इसमें है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इस 3 को नोट नहीं करेंगे। 5 को चेक करते हैं, 5 इसमें है, 5 इसमें है, और 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, और 5 इसमें भी है, तो 5 को नोट कर लेंगे एक बार। अच्छा, एक 5 और यहाँ पर इसमें है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, तो इसको भी नोट कर लेंगे, राइट। तो यानी कि 3 × 5 × 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। मतलब उस रॉड का अगर लेंथ 75 सेंटीमीटर हो, तो उस रॉड के लेंथ से या उस रॉड से हम आसानी से ये सारे मेजरमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, आंसर विल बी 75 सेंटीमीटर, और वी कैन से द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विल बी 75 सेंटीमीटर। नाउ हम अगला टॉपिक देखते हैं। Okay, so now we have next topic, relation between numbers and their HCF and LCM, HCF and LCM, राइट। सो मतलब ये दिख रहा है क्लियरली कि इस आर्टिकल में हमें रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एलसीएफ एंड एलसीएम के बारे में मतलब पढ़ना है, और वी कैन से कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ पर एचसीएफ एंड एलसीएम में क्वेश्चंस बनाए गए होंगे। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, कह रहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, द रिलेशन बिटवीन देयर these numbers and their HCF and LCM is HCF of a comma b multiplication LCM of a comma b is equals to a cross b, राइट। सो बेसिकली बहुत सिंपल ये कहा गया है, कैसा कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, जैसे सपोज यू हैव एक कोई नंबर ए है मान लीजिए, और कोई नंबर बी है, राइट। तो अगर ऐसा है, इफ़ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी,
तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर कि इन दोनों का HCF भी कुछ होगा और LCM भी कुछ होगा। तो मानते हैं इन दोनों का HCF है HCF और इन दोनों का LCM मानते हैं LCM है, राइट। तो ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर हैं और उनका HCF दिया गया है और HCF दिया गया है, राइट, तो उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि A × B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लिकेशन LCM। एक फार्मूला ये बन गया, मतलब एक रिलेशन है एक तरीके से, या फार्मूला है। रिलेशन का मतलब होता है फार्मूला। रिलेशन का क्या मतलब होता है? फार्मूला, राइट। रिलेशन का मतलब ये होता है फार्मूला। A × B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लिकेशन LCM, या A × B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, राइट। अब यहाँ से ये दो फॉर्मूले और बताए गए हैं, ये कैसे इनको ध्यान रखना है, कैसे इनको लर्न करेंगे, तो वो मैं बताता हूँ। देखो, सिंस हमें पता है कि अगर दो नंबर हैं तो दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो LCM मल्टीप्लिकेशन HCF के बराबर होगा। LCM मल्टीप्लिकेशन HCF या HCF मल्टीप्लिकेशन LCM, बात एक ही है। अब अगर मुझे LCM पता करना है, क्या पता करना है? LCM। तो LCM अगर मुझे पता करना है तो HCF को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा A × B और इधर HCF जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा HCF, इधर बचेगा आपका LCM। यानी अगर हमको LCM पता करना है तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन में HCF से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा, राइट। और इस तरीके से अगर मुझे क्या पता करना हो, अगर मुझे HCF पता करना है, क्या पता करना है? HCF। अगर मुझे HCF पता करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उसमें डिवाइड कर देंगे LCM से, तो हमको मिल जाएगा HCF, राइट। यानी कि तीन फॉर्मूले हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन HCF इंटू LCM के बराबर होता है, और अगर मुझे LCM पता करना है तो A × B अपॉन HCF, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और मुझे अगर HCF पता करना है तो हम यूज़ करेंगे A × B अपॉन LCM, राइट। तो इस फॉर्मूले से जो है हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, if HCF of two numbers is 2 and their product is 2, uh, their product is 120, then find the LCM, right। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2, HCF जो दिया है दो नंबर्स का वो 2 दिया है, HCF कितना गिवन है? 2, राइट। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि HCF इज 2, HCF हमारे पास दिया गया है 2, तो यहाँ नोट करेंगे हम, यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे कि दो नंबर्स दिए गए हैं, कह रहा है इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2, मतलब कोई दो नंबर हैं, मान लीजिए कोई दो नंबर A हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपली हम यही फॉर्मूला जानते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर, एक A है और एक B है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो LCM मल्टीप्लिकेशन HCF के बराबर होता है, राइट। अब ये देखना इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2, मतलब HCF दिया गया है, ये दिया गया है, और प्रोडक्ट दिया गया, देयर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब A × B का वैल्यू दिया गया है, तो हमें बताना है LCM, राइट। तो हम यहाँ जानते हैं सिंस, या ऐसे नोट कर सकते हो पहले कि HCF आपको दिया गया है 2, अब प्रोडक्ट मतलब होता है A × B, ये ऐसे भी सीधा कर सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि A × B,
ये कितना दिया के पास दिया गया है 120, राइट। तो हमको बताना है एलसीएम। तो हम यहाँ जानते हैं, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये कह सकते हैं, हम ये जानते हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन बी दिया गया है 120 इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास दिया गया है नहीं पता हम, तो एलसीएम को ऐसे रखेंगे। एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारे पास कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो एचसीएफ हमारे पास 2, यहाँ 2 रख लेंगे। अब हमें बताना है एलसीएम, तो एलसीएम को हम यहीं पर लिखेंगे और 2 को हम इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 120 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 120 में, तो हमारे पास 60 मिलेगा, हमें मिलेगा 60। तो 60 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू कितना मिल गया आपको 60। तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ एलसीएम के पास कितना मिला, एलसीएम इज इक्वल टू 60 और दिस इज द आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम पता करना था, राइट। सो सिंपली जो फॉर्मूला होता है, अगर एच सी एफ एलसीएम और प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एच सी एफ, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एच सी एफ या एच सी एफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, ये बात एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। So I hope you have understand this question. So now let us move to the next question. Here we have a question. If SCF of 35 and 45 is 5, LCM of 35 and 45 is 63 multiplication A, then find the value of A. Okay, so in this question basically इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, SCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5, मतलब दो नंबर दिए गए हैं जिसमें पहला नंबर 35 है और दूसरा नंबर 45 है, और इन दोनों का क्या दिया गया है हमारे पास, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है। तो हमें बताना है कि ए का वैल्यू, तो हम पता कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, हम सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट, कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन बी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उन नंबर्स का, वो एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास नहीं दिया गया, लेकिन दो नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर कितना है, पहला नंबर 35 और दूसरा कितना है 45। तो 35 इंटू 45 लिख लेंगे इज इक्वल टू, एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में, एलसीएम दिया गया, एलसीएम ऑफ 35 एंड 45 इज 63 मल्टीप्लिकेशन ए। तो एलसीएम हमारे पास ये दिया गया है 63 मल्टीप्लिकेशन ए, और बीच में फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ हमारे पास दिया गया 5। तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। राइट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम ए को यहीं पर रखते हैं, ए को हम इसी साइड में रखेंगे। देखो 63 और 5 ये दोनों कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ 35 हमारे पास पहले से ही है और 45 पहले से ही है, और नीचे आ जाएगा 63 और 5 आ जाएगा, राइट। तो 63, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ से, अब ये 5 से ये कटे जाएगा 45, 5 से देखो यहाँ से, अब ये ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, या तो मैं
यही पेन यूज़ करते हैं। देखो अब ये 5 से कट जाएगा 45 कितनी बार में, 9 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 63 7 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 35 5 बार में। तो यानी कि हमारे पास सिंबल मिला, सिंपल हमारे पास मिला, इस साइड मिला 5, इस साइड मिला ए, यानी ए इज इक्वल टू कितना है 5। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया 5। दिस इज द आंसर। सो बाय इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। हमें वी हैव टू बी मतलब फोकस्ड, वी हैव टू बी फोकस्ड, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, मतलब सिंपली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना अपना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, मतलब जब भी क्लास 10 का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि प्रूव करो रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज़ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 7 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम इसको, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समटाइम्स ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, समटाइम्स ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें पूरे में पूरे मार्क्स मिले, राइट, मतलब हमारा कोई मार्क्स ना कटे। तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात देख लो, इरेशनल नंबर कहते हैं किसे हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं किसे हैं। जैसे जो नंबर्स, जैसे मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा कि अगर अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, रूट 2 लिखा है, कहीं रूट 3 लिखा है, रूट 4 लिखा है, रूट 5 लिखा है, रूट 6 लिखा है, रूट मान लीजिए 9 लिखा है, रूट 10 लिखा है, रूट 11 लिखा है। तो अगर इस तरीके से नंबर्स लिखे गए हैं तो इनमें से कौन कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि विच नंबर्स आर इरेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। तो इनमें से कौन कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे आप आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि देखो ये जो रूट 2 है, ये पहली बात ये आपका इरेशनल नंबर है, रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 4 का जो है, हम रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है, रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2। तो अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अगर रूट में है और उसको हम रूट के बाहर कर सकते हैं तो जो है वो रैशनल नंबर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये रूट 4 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि रूट 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 लिख सकते हैं सिंपली, मतलब रूट यहाँ से हट सकता है। रूट 5 यहाँ से भी रूट नहीं हटेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, निकलेगा लेकिन डेसिमल में आएगा, तो हमें डेसिमल में नहीं लेना होता है। तो रूट 5 भी यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 6 भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट 9 को हम लिख सकते हैं सिंपली 3, तो उन्हीं के रूट 9 का भी स्क्वायर रूट निकल जा रहा है। तो ये जो है रूट 9 जो है आपका रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। और रूट 10 भी इरेशनल नंबर है, रूट 11 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं, मतलब अगर ऐसा कोई नंबर है जो रूट के अंदर भले है और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, राइट। ओके, सो बेसिकली रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम पहले इसको, इस टाइप के प्रूफ करने के लिए या थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ से लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हम मान लेंगे रूट 2 क्या नंबर है, रैशनल नंबर है।
हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे √2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, राइट। अगर √2 रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर √2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर अगर होता है तो हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2, राइट। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको, क्यू को उधर भेज दे रहे हैं, क्यू को उधर भेज दे रहे हैं, 2 को इधर ला रहे हैं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, या पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, इस इक्वेशन से लग रहा है कि जो 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा पी को भी, तो 2 डिवाइड्स पी। अच्छा ठीक है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स कर रहा है पी को, राइट, ठीक। इसको आप स्टार ऐसे मान सकते हो, स्टार समझने के लिए। नाउ अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है पी को, यहाँ समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, अगर 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी को, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी को, तो 2 जो है पी को तभी डिवाइड कर पाएगा जब पी में कहीं ना कहीं 2 होगा, पी में 2 प्रेजेंट है तभी जो है 2 इस पी को डिवाइड कर पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ हम यहाँ एजम्पशन मान लेंगे, यहाँ एज्यूम करेंगे we will assume here that yeah we can say that हम यहाँ assume कर लेंगे कि अगर लिखा है 2 डिवाइड्स पी, मतलब पी में कहीं ना कहीं 2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट p इज इक्वल टू 2 सी एज्यूम कर लेंगे। तो अगर p इज इक्वल टू सी एज्यूम कर लेते हैं तो इसको पुट करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर, किसमें, इक्वेशन नंबर, आप इसको 2 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा पी का यहाँ पुट करना 2c, तो यहाँ p है तो यहाँ 2c रख लेंगे, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अपॉन 2 है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2c का होल स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट। अब 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार में, तो सिंपली आपको मिलेगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगले स्टेप हम यहाँ ले सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब ये इम्प्लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, मतलब 2 अगर 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 डिवाइड करेगा क्यू को, तो अगले स्टेप में लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट अगेन कि 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू, राइट।
इसको हम डबल स्टार मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारे पास सिंगल स्टार और यहाँ पर डबल हमारे पास डबल स्टार है। तो इन दोनों से देखने से ये लगता है कि 2 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है किसको क्यू को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है, इस पी को भी, और किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो पी और क्यू को माना है, पी और क्यू इक्वल √2, तो इस तरीके से माना है कि पी और क्यू में कोई पी और क्यू क्या है, को प्राइम, मतलब पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है, पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या मिल जा रहा है, पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू, पी में भी कॉमन नंबर है और क्यू में भी कॉमन नंबर है, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को और 2 डिवाइड कर रहा है पी को, मतलब पी और क्यू दोनों में कहीं ना कहीं 2 है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन ये तभी हो रहा है कि अभी तभी हो रहा है क्योंकि हम इसको क्या माने हैं, रैशनल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज दैट √2 क्या हो जाएगा, इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, मतलब अगर एग्जाम में आता है तो यू हैव टू प्रूव जस्ट इन दिस वे सो दैट यू विल गेट टोटल मार्क्स। Now let us see the next question. Here we have next question कि prove that √3 is an irrational number. Again this question has been asked in basic paper and also standard paper, right? So let us see the question, let us understand. Prove that √3 is an irrational number, right? So we have to prove √3 is an irrational number. How can we prove? So the proof is very simple, just like the previous question we can also prove this question. So again, but we will prove this question also. कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं लेट, मान लेंगे यहाँ पे लेट, या सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में लेट √3 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये √3 एक रैशनल नंबर है। और अगर √3 रैशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, राइट। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिर पी कामा क्यू आर को प्राइम, ठीक है। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है, राइट। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है पी और क्यू में, राइट। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, हमारे पास मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड्स किसको, पी स्क्वायर को। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, पी को।
This implies that 3 divides p, मतलब 3 जो है p को डिवाइड कर रहा है। अगले स्टेप में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहाँ सॉल्व करेंगे अगेन कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसको, p को, तो ये जो है यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। तो अगर 3 डिवाइड कर रहा है p को, मतलब p में कहीं ना कहीं 3 है। तो p में अगर 3 है तो p जो है 3 का मल्टीपल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू, आप मान सकते हो 3c, राइट। अब p इज इक्वल 3c, वह c इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ से p इज इक्वल 3c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा p की वैल्यू जैसे पुट करेंगे 3c, तो हमारे पास 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 3 है इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 3c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9c स्क्वायर अपॉन 3 है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो हमारे पास अगेन मिला हमारे पास मिलेगा यहाँ से हमारे पास 3c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, राइट। अगले स्टेप में कर लेंगे, 3 को इधर भेज दे रहे हैं तो सी स्क्वायर इधर बचेगा, उधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या कह रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 3 डिवाइड करेगा क्यू को, 3 डिवाइड्स क्यू, राइट। 3 डिवाइड्स क्यू, 3 डिवाइड्स क्यू। यहाँ पे हमें पता चला कि 3 पी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पता चल रहा है कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने माना है पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है, पी और क्यू आर को प्राइम। और यहाँ से दिख रहा है कि 3 जो है मतलब 3 जो है ये भी पी में है और 3 जो है ये क्यू में भी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कहते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर माना है कि पी और क्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है 1 के अलावा। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 3 जो है पी में भी है और 3 जो है क्यू में भी है, तो इस वजह से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है। मतलब ऊपर कुछ और मान रहे हैं, नीचे कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ और ये क्यों हो रहा है, ये तभी हो रहा है क्योंकि हमने √3 को क्या माना था, रैशनल। तो यहाँ से हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √3 इज इरेशनल नंबर। I hope you have understand this. So that 5 minus √3 is irrational number, right? We have to prove 5 minus √3 is irrational number. So how can we prove this? This is also a very important question because this question has been asked in each and every questions in 2 marks or in 3 marks. So for the proof of this, just we will write, since we have to prove that 5 minus √3 is irrational, right? We have to prove just 5 minus √3 is irrational. So we will suppose just opposite of this. Yeah, we will assume that it is a rational number. So to prove this, we will assume that let 5 minus √3 is rational number. Now if 5 minus √3 is rational number, then we can write in the form of P upon Q. So simply we can write here P upon Q is equal to 5 minus √3. Now again this implies that
व्हाट आई एम डूइंग, हाँ, व्हाट आई एम डूइंग जस्ट व्हाट वी कैन डू, ओके, सिंपली जस्ट रूट थ्री, इट इज माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री इज इन द राइट हैंड साइड, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो माइनस रूट थ्री तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस रूट थ्री, उधर क्या बचेगा, ऑलरेडी फाइव पहले से है, और पी अपॉन क्यू यहाँ प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस पी अपॉन क्यू, राइट। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट थ्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फाइव क्यू, फाइव इंटू क्यू, फाइव क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, राइट। या इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड टू डू दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली विजिबल है, ये विजिबल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में रूट थ्री है, और रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। हियर लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका इरेशनल, एंड राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हैज रैशनल, हैज रैशनल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, और यहाँ पे फाइव रैशनल नंबर होता है, और पी अपान क्यू भी रैशनल है, तो फाइव भी रैशनल और पी अपान क्यू भी रैशनल, तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, इन दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। इस तरीके से फाइव माइनस पी अपॉन क्यू विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ एनी टू नंबर्स आर इक्वल देन both left hand side and right hand side should be equal. Left hand side and right hand side has both number equal. तो यहाँ पे इस साइड में क्या है, इरेशनल है, और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा माना है, बिकॉज हमने यहाँ उल्टा माना है कि फाइव माइनस रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से ये नंबर जो है फाइव माइनस रूट थ्री रैशनल नंबर ना होकर के क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आवर सपोजिशन, यानी कि जो हमने माना था, इज रॉन्ग। अगर सपोजिशन रॉन्ग है इट मीन्स दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज अ irrational number, irrational number. So in this manner we have to prove this type of questions. These questions are very important. If you are able to solve, or if you are able to prove these numbers, so you can get 3 marks easily, 3 marks or 2 marks easily in the board exam. So now let us move to the next question. Okay, here we have next question. Here we have question में क्या है कि proof that 3 minus 2 root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number. तो क्वेश्चन में ये कहा है कि 3 माइनस 2 रूट 5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, और साथ में आपको दिया गया है कि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि 3 माइनस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि 3 माइनस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो नाउ
let us assume, yeah, let 3 minus 2 root 5, 3 minus 2 root 5 is a rational number, is a rational number. नाउ अगर यहाँ से हो जाएगा, अगर ये 3 माइनस 2 रूट 5, ये 2 है, दिस इज 2, 3 माइनस 2 रूट 5 अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू. तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 5, या ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 5, राइट. 3 माइनस ये रूट 5 है, तो 3 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, या p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 5. अच्छा, नाउ अब हम यही करेंगे कि जितने भी रेशनल नंबर यहाँ से हैं उनको एक तरफ करेंगे और इरेशनल नंबर को अलग छोड़ देंगे एक तरफ. तो यहाँ पर जो है हम 3 को पहले, या 3 को क्या करते हैं, यहाँ 2 रूट 5 का साइन नेगेटिव है, तो माइनस 2 रूट 5 ये राइट हैंड में है, इसको हम लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं. तो ये है माइनस 2 रूट 5, लेफ्ट हैंड में आ जाएगा तो प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू, उधर 3 पहले से है तो 3 लिख लिया, यहाँ p अपान क्यू का साइन प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस p अपान क्यू. नाउ अगले स्टेप में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 है, इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं 2 रूट 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3q माइनस पी ऑन क्यू. अगले स्टेप में 2 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू 3q माइनस पी अपॉन, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2q, राइट. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, या इक्वेशन स्टार मान सकते हो, ऐसे कर सकते हो स्टार. तो नाउ हम क्या लिखेंगे, now we have clear, now it is clear, now या इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रूट 5 जो है आपका, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इट इज इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर है रूट 5, और इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है ये रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि ये जो हमने p अपान क्यू के फॉर्म में लिखा था, तो इस केस में p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, राइट. तो यहाँ p q ये सभी इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर ही मिलेगा, और नीचे भी इंटीजर, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो उस केस में इसको कहते हैं रैशनल नंबर. यानी कि कहीं ना कहीं जो राइट हैंड साइड है दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो राइट हैंड साइड में हमारे पास रैशनल मिल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर. और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर इसको क्या माना है, रैशनल नंबर. तो हम यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो 3 माइनस 2 रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर होगा. यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम एबव, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम स्टार इक्वेशन कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 रूट 5 जो होगा ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर. तो दिस इज द प्रूफ. So these questions are very important because these questions are asked in 2 marks or 3 marks. Now let us move to the next question. Now here we have so much questions like for practice. जैसे इसमें लिखा है 3 माइनस रूट 7, सॉरी क्वेश्चन, प्रूफ दैट
ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, मतलब हमको प्रूफ करना है ये सभी जो नंबर्स लिखे गए हैं ये सभी इरेशनल है, राइट। तो बहुत सिंपल तरीका है, मैं हिंट देता हूँ, गिविंग हिंट जस्ट सोल्यूशन में। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले ना यहाँ इसको लिखेंगे और ये हमें प्रूफ करना इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है। जब हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर होगा तो हम पी अपन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। तो 3 - √7 या ऐसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 × √7, राइट। अब 3 को इधर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P/3 क्यू, उधर बचेगा √7, राइट। तो हमको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये जो P/3 क्यू है ये एक रैशनल नंबर है, ये पूरा क्या है, रैशनल है। और जो राइट हैंड साइड में है ये एक इरेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल और राइट हैंड साइड में इरेशनल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना है कि 3 √7 जो है ये एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट 3 √7 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक इज इरेशनल इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे ना। अगर हमें सेकंड प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है सेकंड वाले पार्ट को, तो सेकंड वाले पार्ट में वही करेंगे कि 2√3/5 को मान लें, इसको हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो हम मान लेंगे रैशनल नंबर है। तो लेट 2√5 सॉरी 2√3 है, एक सेकेंड, 2√3/5 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लेंगे। अगर हम इसको रैशनल मान लेंगे तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q इक्वल टू हो जाएगा 2√3/5 हो जाएगा। अब बाकी √3 रूट वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। तो 5 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 P/Q हो जाएगा। अगले स्टेप में उधर बचेगा 2√3 बचेगा। अगले स्टेप में करेंगे तो Q को हम सॉरी 2 को हम इधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा 5P/2 हो जाएगा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ भी क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये एक रैशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों तरफ जो नंबर है उनका नेचर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ नेचर सेम नहीं है नंबर से, लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल मिल जा रहा है और राइट हैंड साइड में इरेशनल नंबर मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न यही है कि हमने ऊपर माना है कि 2√3/5 एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको, हमारा जो सपोजिशन होगा वो रॉन्ग होगा। हम यहाँ से बोलेंगे कि जो 2√3/5 है ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ से बोल सकते हैं 2√3/5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो, एंड यू कैन सी हियर कि ये कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी क्वेश्चंस दिखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन CBSE बेसिक में पूछे गए हैं और फिर स्टैंडर्ड में पूछे गए हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस a lot of questions on the basis of this, right? Now uh, let's see next question, very important question. Can I explain why this number is not a prime number? हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 13 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 और प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 11, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्राइम नंबर का वो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें अगर कोई नंबर है और उसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 और एक हो सकता है 2। 3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 3। और अगर हम बात करें 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। सिमिलरली 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1, 5। 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2 और 3 भी हो सकता है और 6 भी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो ये प्राइम नंबर होगा, 3 के भी 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो ये भी प्राइम नंबर होगा, और
4 के हमारे पास 3 फैक्टर मिल जा रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा मिलेंगे तो प्राइम नंबर नहीं है। और 5 के देखें, 5 के हमारे पास 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो ये भी प्राइम होगा। और 6 के हमारे पास कितने फैक्टर मिल जा रहे हैं, 1 2 3 4, 6 के हमारे पास 4 फैक्टर्स मिल जा रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो भी नंबर है, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा, तो ये जो भी नंबर है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, दो इसको इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, हमें ये प्रूफ करना है। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 1 से कट रहा है और साथ ही साथ खुद से कट रहा है और इसके अलावा भी किसी और नंबर से कट रहा है, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें 11 जो है इस पार्ट में भी कॉमन है और 11 इस पार्ट में भी कॉमन है, तो 11 कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 13 बचेगा और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। अगले स्टेप में करेंगे तो 7 3 जा जो भी हो जाएगा, 13 7 जा 91, 91 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब 11 मल्टीप्लीकेशन 91 प्लस 2 93, राइट। यानी कि जो नंबर हमारा ये मानते हैं, कोई नंबर था ए मानते हैं, नंबर हमारा ए था वो कितना है, इसमें दिख रहा है कि जो नंबर ए है यानी कि जो ऊपर वाला नंबर था उसको हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। अब ये नंबर 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 93 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से भी कट जाएगा और साथ ही साथ ये नंबर जो है 11 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और ये जो नंबर खुद है इनको मल्टीप्लाई करने में कुछ मिलेगा, उस नंबर से भी कटेगा। इस तरीके से कह सकते हैं इस नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। हियर the above number has more than 2 factors, so this implies that कि जो नंबर है, this implies that the given number is not prime, मतलब जो गिवन नंबर वो प्राइम नंबर नहीं है और ये प्रूफ करना है। और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CBSE 2024 बेसिक में पूछा गया है। So I hope you have understand this. Now let us move to the MCQ questions, MCQ part. So we have some MCQs, तो थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली लेकिन देख सकते हैं क्योंकि these MCQs are very important। अगर ये देख लेते हैं तो आपका रियल नंबर जो है चैप्टर ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर डाउट में होंगे तो आप यू कैन जस्ट कमेंट so that I can give the answer of those questions also. So now you can see first question here, क्या the prime factorization of 2304, 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे इसका तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे 2304 है, राइट, लिखेंगे 2304, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 1 बार में, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये फिर कटेगा 2 से, फिर कटेगा 2 5 जा 10, एक बचा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन 2 से कटेगा 2 2 जा 4 और एक बचा यहाँ तो 17 हुआ, तो 2 8 जा 16, एक बचा फिर 2 8 जा 16, 2 से कटेगा 1 बार में, 4 बार में, 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 36 बार में, फिर 2 से कटेगा ये कितनी बार में 18 बार में, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 1 बार में। तो यानी कि हमारे पास जो फैक्टर मिला है 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार मिला है, मतलब 2 पावर 8 हो जाएगा। और क्या मिला 3 कितनी बार मिला, 2 बार मिला है, तो 3 पावर 2 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 2 पावर 8 मल्टीप्लीकेशन 3 पावर 2। इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, 2 पावर 8, तो 2 पावर 8 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है 2 पावर 8 मल्टीप्लीकेशन 3 पावर 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि इफ रूट एन इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन वन, विच ऑफ दिस कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, राइट। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ रूट एन, इफ रूट एन, हमें प्रूफ करना, हमें दिया है कि if root n is a natural number such that n is greater than 1, which of these can definitely be expressed as the product of primes। कह रहा है कि अंडर रूट n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो, इसने बोला कि अंडर रूट n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर अंडर रूट n एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, n क्या क्या हो सकता है। n आपका जो हो सकता है यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 16 भी हो जाएगा, और 9 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो दीज नंबर्स, और जो भी ये नंबर्स हैं, अगर हम इनको हम इस जगह पर रखें तो सभी हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ 4 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, और 25 भी रख सकते हैं, और भी नंबर रख सकते हैं। तो अगर अगर रूट एन एक नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं एन इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो हो जाएगा अंडर रूट 4, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ 2 मिलेगा। तो ये 2 एक नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि इसमें किसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। और रूट एन तो 2 के बराबर है, तो इसको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को हम 2 इंटू 1 लिखेंगे, तो ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि देखो हमने अगर हमने n को 4 रखा है, तो अगर हमारा n को 4 रखना है, तो हमारा जो हमारा अंडर n मिल रहा है, वो मिल रहा है 2, और 2 को जो है हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन n है, n का क्या मतलब है, 4। तो 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं, n को हम 4 रखते हैं, तो हम n रखते हैं, n को हम 4 रखेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 लिख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास, तीसरा जो दिया गया है, अंडर रूट एन अपॉन टू, अंडर रूट एन अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एन मतलब अंडर रूट 4 अपॉन टू। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, और अपॉन 2 पहले से है, तो हो जाएगा 1। यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये जो अंडर रूट एन है, ये इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो है 1 नहीं है प्राइम नंबर। तो पहला ऑप्शन ये खत्म हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता है। और n देखते हैं, अगर दूसरा वाला, ये जो n है 4 है, तो 4 को सीधा 2 मल्टीप्लाई 2, अब 2 भी प्राइम नंबर यहाँ पे है, और ये 2 भी प्राइम नंबर है। तो ये जो n है, ये 4 जो है, या जो n है, n को हम 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें रूट n अपॉन 2, तो इसको ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें 1 मिल रहा है। 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो कहने का मतलब इन सभी में जो ऑप्शन हमारा हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये जो n है, उसी को जो है हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये जो n है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यही खाली सही है, बाकी ये जो 1 2 इसको नहीं सही है। तो इन सब में चेक करेंगे, कह रहा है ओनली 1, क्या पहला सही है, नहीं। ओनली, सॉरी, ओनली 2 लिखा है, क्या दूसरा सही है, हाँ दूसरा सही है बिल्कुल। 1 और 2 नहीं सही है, दोनों एक साथ नहीं सही है। ऑल 1 2 3 ये भी नहीं सही है। कैन नॉट डिटरमाइन, डिटरमाइन ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारे पास सही हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ओनली 2 जो है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लिकेशन of two prime numbers. I hope you have understand this. Now let us move to the next question. If n is a natural number, then 2 into 5 power n plus 6 power n always ends with, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, क्या इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है 2 इंटू 5 पावर n प्लस 6 पावर n ऑलवेज इंड्स विद। तो 2 इंटू 5 पावर n प्लस 6 पावर n, ये
खत्म होगा किससे, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो 2 × 5 पावर n + 6 पावर n, ये जो नंबर होगा इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, राइट। तो हम इसको इजीली गेस कर पाएंगे। कैसे गेस कर सकते हैं, तो वी कैन गेस इट जस्ट, हमारे पास दिया गया है, हाँ क्या दिया है, 2 × 5 पावर n + 6 पावर n, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है 2 मल्टीप्लीकेशन 5 के पावर n + 6 के पावर n, यही नंबर दिया गया है। तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, मान लो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 2 × 5 के पावर 1 हो जाएगा 5 और प्लस 6 के पावर 1 हो जाएगा 6, और अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, और 2 × इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 11 × 2 = 22 मिल रहा है। और दूसरे केस में अगर n का वैल्यू 2 है तो हमें मिल जाएगा ये 5 का वैल्यू, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 5 = 25 हो जाएगा ये, और प्लस अगर यहाँ n का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 6 × 36, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 36 + 25 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और इंटू 2 है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 122, राइट। तो अगर हम n का वैल्यू 1 ले रहे हैं तब भी हमको 22 मिल रहा है, n का वैल्यू 2 ले रहे हैं तब भी हमको कितना मिल रहा है, तब मेरे को मिल रहा है 122। तो इससे ये क्लियर है कि जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है वो 2 आ रहा है, तो ये हमसे प्रूव करना बोला है कि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमेशा, तो लास्ट आपका आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव if if n is a natural number then 8 power n cannot end with the digit, कह रहा अगर चौथा देखो, अगर 8 का पावर n दिया है, 8 का पावर n जो है ये, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा अगर n नेचुरल नंबर है तो, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, तो 8 × 1 = 8 मिलेगा, 8 पावर 1 मतलब 8 मिलेगा। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 8 पावर 2 मतलब 64 मिल जाएगा, और अगर n का वैल्यू 3 रखते हैं तो 8 पावर 3 मिलेगा हमको, तो ये 8 8 = 64, 8 × 512। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 8 भी आ जा रहा है, कभी कभी 4 भी आया है और कभी 2 भी आ रहा है। तो अगर 8 का अगर n = 4 लेते हैं तब कितना आएगा, 8 पावर 4 हो जाएगा, 8 पावर 4 हो जाएगा आपका। तो इसमें फिर ये आपका हो जाएगा 8 × 9 = 16 और 8 × 9 = 8, 1 9 8 40 40 हो जाएगा, मतलब ये हो जा रहा है 4096, 8 पावर 4 मतलब 4096। तो यहाँ से दिख रहा है कभी 8 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 0 कभी नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर यही सही, सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो नहीं आएगा लास्ट में, तो कौन सा नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ let us move to the next question। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि if a and b are two co-prime numbers then a cube and b cube are, कह रहा अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो क्यूब होगा क्या वो भी को प्राइम्स होगा, चेक कर लेते हैं। मानते हैं हमारे पास कोई दो प्राइम, मानते हैं 2 है और एक 3 है, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि इनमें कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन, वन कॉमन है बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका क्यूब करते हैं तो 2, इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब कर लेते हैं 3 क्यूब, तो ये आपको मिलेगा 2 का क्यूब मिलेगा 8 मिलेगा, और 3 का क्यूब कितना मिलेगा 27। तो आपको दिख रहा है अगर कोई दो नंबर दिए गए हैं ए और बी और ये खुद को प्राइम है तो उनका जो क्यूब आता है वो भी क्या हो जा रहा है, को प्राइम, क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन।
तो कह सकते हैं कि जो हमारा ए क्यूब कामा बी क्यूब होगा ये भी क्या होगा, को प्राइम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ अगेन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जस्ट इरेज, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, मतलब हमें एलसीएम बताना है किसका, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर का, तो वो क्या होता है 10 होता है, और किसका बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। तीन दोनों का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन उनमें बड़ा कौन है, ये 2 है, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखो इन सब में एचसीएफ पता करना है, तो आप एचसीएफ पता कर सकते हैं, और एचसीएफ इसमें पता करना है, और इस क्वेश्चन में भी इसमें जो है एक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, बल्कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो है सेवेंथ क्वेश्चन बता देता हूँ। लेट मी सॉल्व दिस सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, जो दिया है, कह रहा है कि 3 पावर क्यूब, मतलब 3 नंबर दिए गए हैं, 3 पावर क्यूब मल्टीप्लीकेशन 5 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 2, ये कोई नंबर दिया है। और हमारे पास क्या नंबर दिया दूसरा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। अगला नंबर हमारे पास दिया गया है एक और, क्या दिया गया, 3 पावर 4 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 2 क्यूब। राइट, इन सबका हमको बताना है एचसीएफ। राइट, तो अगर हमें एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ में यही होता है कि ऐसे नंबर जो दोनों में हो, जो सब में हो सो गया, तो उन सबको निकाल लेते हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एचसीएफ मिल जाता है। तो देखो यहाँ इस नंबर में 2 जो है एक बार है, इस नंबर में 2 बार है, इस नंबर में 3 बार है, तो कम से कम एक बार तो सब में है, तो एक बार 2 यहाँ लिख लेंगे बाहर। अच्छा, अब 3 पर आते हैं, 3 यहाँ 3 बार है, और 3 यहाँ 2 बार है, और 3 यहाँ 4 बार है, तो मिनिमम कितनी बार है, मिनिमम 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई 5। 5 कितनी बार है, यहाँ पर 5 एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कम से कम कितनी बार है, एक बार है, तो 5 लिख लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 मल्टीप्लाई 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, तो इस तरीके से जो 90 हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 अगर बात करें, लेट मी इरेज दिस। अगर क्वेश्चन 10 की बात करें, तो 10th क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ए जो है, ए का वैल्यू दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, ए का वैल्यू दिया गया है 2 पावर 7, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 3 पावर 10, और बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 पावर 7। तो हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी बताना है। तो एचसीएफ अगर बताना है तो हम एचसीएफ का मतलब ये होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ जो 2 है 3 बार है, यहाँ 2 7 बार है, तो 2 जो है 3 बार तो कॉमन है, तो 2 पावर 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब 3 जो है 3 यहाँ 10 बार लिखा है, और 3 यहाँ जो है 7 बार है, तो लेकिन मिनिमम जो है 7 बार कॉमन है दोनों में, तो 3 पावर 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, अब तो मतलब यही सीधा आंसर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 7, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कैसे दिया गया है, ये दिया गया है, तो 2 पावर 7 इंटू 3, सॉरी 2 पावर 3 यहाँ पर दिया गया, और 3 पावर 7, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सिमिलरली जो आपका 9th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन और ये 8th क्वेश्चन, यू विल ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स and also try to give the answers in the comment section. So this was the complete information of real number chapter